नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज शुरुआत करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ। दरअसल एनआईए के सबसे बड़े छापे के बाद अब पीएफआई कार्यकर्ता कई राज्यों में प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं। हैदराबाद में पीएफआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कोयंबटूर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प देखने को मिली है। कुन्नूर और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं इनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। ये अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही हैं। एक बार आपको बता दें कि टेरर फंडिंग केस में पीएफआई के तमाम ठिकानों पर एनआईए ईडी ने छापा मारा और 11 राज्यों में आधी रात से छापेमारी जारी है। पीएफआई चीफ ओमा सालम अरेस्ट हुआ है। पीएफआई दिल्ली का हेड जो है परवेज अहमद, उसे गिरफ्तार किया गया है और 200 से ज्यादा अधिकारी हैं जो इस रेड को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अब पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें यहां से हटाया है। पीएफआई के कार्यकर्ता अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन गलत तरीके से कर रहा है। हालांकि कई राज्यों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एनआईए और ईडी की टीम ने यह छापेमारी को अंजाम दिया। मल्लपुरम, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इससे पहले हैदराबाद की तस्वीर थी, अब मल्लपुरम की तस्वीर है जहां पर कई पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। आपको एक बार बता दें, जो केरल की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर 22 पीएफआई के कार्यकर्ता हैं जिन्हें टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया है और अब ये पीएफआई के लोग जो हैं ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पूर्णिया, पुणे, हैदराबाद, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है और एनआईए ने यहां पर जो चोट दी है टेरर को लेकर वो वाकई में भीषण है। 106 से ऊपर पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 20, दिल्ली में 3, यूपी में 8, असम में 9, आंध्र प्रदेश में 5, कर्नाटक में 20, केरल में 22, पुडुचेरी में 3, तमिलनाडु में 10 ये गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल मिलाकर 106 पीएफआई सदस्य जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है अलग अलग राज्यों में। तो फिलहाल 8 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पूर्णिया, पुणे, हैदराबाद और इन सभी जगहों पर टेरर लिंक को लेकर एनआईए ने चोट दी है। आधी रात से यह ऑपरेशन लगातार जारी है। 200 से ज्यादा अधिकारी, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। ये देखिए, कोलकाता में पीएफआई नेता एसके मुख्तार के घर पर छापा मारा गया है। अलग अलग जगह पर हैदराबाद में पीएफआई का जो दफ्तर था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसे सील कर दिया गया है। तो 11 राज्य हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर प्रहार किया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके तमाम जो दफ्तर हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भी एनआईए ने छापा मारा है। तो टेरर पर पीएफआई का सबसे बड़ा एक्शन, किन किन जगहों पर पीएफआई को लेकर एक्शन लिया गया हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीएफआई पर एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन, कहां कितने गिरफ्तार। केरल की बात की जाए तो 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुडुचेरी में 3 हुई हैं, कर्नाटक में 20 हुई हैं, तमिलनाडु में यहां 10 हुई है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे यहां 5 गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, असम में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में 3 गिरफ्तारी हुई, मध्य प्रदेश में 4 गिरफ्तारी हुई, राजस्थान में 2 गिरफ्तारी हुई। तो ये 11 राज्यों का भारत का नक्शा, जहां जहां पर ये लाल निशान हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर पीएफआई पर एक्शन लिया गया है। और पीएफआई पर जो ये प्रहार किया गया 10 राज्यों में छापे, उसकी वजह क्या 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 है। तो देखिए, कई साजिश ऐसी है जिनमें पीएफआई की भूमिका रही है। एनआरसी प्रदर्शन जो हुआ था उसमें भी पीएफआई का हाथ था। हिजाब विवाद जो वहां हुआ था कर्नाटक में, उसमें भी कहा जा रहा है कि पीएफआई ने फंडिंग की और उसके बाद से विवाद काफी ज्यादा बड़ा हो गया। कई राज्यों में काफी ज्यादा ये सक्रिय है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात आ रही है। और अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कहां कहां गिरफ्तारी हुई है। बहराइच में 1 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार हुआ है, वाराणसी में यहां पर 2 गिरफ्तारी हुई है और लखनऊ जो कि राजधानी है वहां पर भी 2 गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कहानी है। अब बात करते हैं शाहीन बाग की, क्योंकि आपको याद होगा सीए एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी यहां पर तमाम चीजें निकल कर आई थी और उसमें रोल को लेकर, लेकिन यहां पर शाहीन बाग में एनआईए की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो यहां देखने को मिली है। पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए का छापा जो है वो यहां पड़ा है। पीएफआई का दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद जो है उससे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से पीएफआई के कुल 3 एजेंट जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये शाहीन बाग में इन लोग का ये दफ्तर था, वहां पर जाकर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। ना सिर्फ दिल्ली का जो इनका अध्यक्ष है बल्कि इनका जो चीफ भी है पीएफआई का, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और अब जब गिरफ्तारियां हो गई हैं तो उसके बाद प्रोटेस्ट जो है वो अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। कुन्नूर केरल और मल्लपुरम केरल, ये दो जगह हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि केरल में गिरफ्तारी जो हुई है वो बड़ी संख्या में हुई है, ज्यादा गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं और इस वजह से यहां पर प्रोटेस्ट भी तेज हो गया। 22 गिरफ्तारियां केरल के अंदर हुई है और फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुन्नूर और मल्लपुरम की, जहां पर गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वसीम और बबलू नामक ये युवक है जो अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ पीएफआई के कनेक्शन में आज एनआईए ने छापेमारी की है और देश के तमाम हिस्सों में छापेमारी की गई। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी दो जगहों पर छापेमारी की गई और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक घर वसीम नामक युवक का है। ये राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक का इलाका है जहां पर वसीम रहता है अपने पूरे परिवार के साथ, जिसको कि यूपी एटीएस और एनआईए की ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी लवकुश नगर से भी गिरफ्तार किया गया बताया जा रहा है। इनके पास से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए इनको जो फंड मिल रहा था वो हवाला का इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, जो अभी यूपी एटीएस और एनआईए की जो टीमें वसीम से पूछताछ कर रही हैं, माना जा रहा है कि कुछ अन्य भी गिरफ्तारियां होंगी। जब सीएएनआरसी का जो फसाद हुआ राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, उसमें वसीम का नाम आया और उसके बाद से वसीम लगातार एनआईए और एटीएस के रडार पर था। और अब जब पीएफआई के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनआईए ने पूरे देश में छापेमारी की और उसके बाद से अब वसीम की भी गिरफ्तारी की गई है। तो 11 राज्यों में 100 से ज्यादा हुए गिरफ्तार, लेकिन अब पीएफआई कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरे हैं तो उनका पक्ष क्या है वो भी सुनना जरूरी है। हम आपको सुनवाते हैं पीएफआई कार्यकर्ताओं की बात। ये आप सब लोगों को इत्तला देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे हर मेंबर के घर पर आप राइड करो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको फटकारें मिलेंगी और आपको नारे भी मिलेंगे। आज मेन मुद्दा जो हिंदुस्तान का है, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा एक खतरे में है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मड़ोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू करी और बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, तो इन लोगों को लगा कि ये एक अपोजिशन बनने जा रहे हैं और इनको टारगेटेड करके इनको खत्म करने की एक साजिश आरएसएस और ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। तो यहां पर ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे अलग अलग जो संवाददाता हैं वो अलग अलग शहरों में बात कर रहे हैं। हमारे साथ जयपुर से जयकिशन जुड़ रहे हैं। जयपुर सीधे रुख करते हैं। जयकिशन, दो गिरफ्तारियां हुई हैं पीएफआई के कार्यकर्ताओं की जयपुर राजस्थान के अंदर, अगर बात की जाए तो, हालांकि किस जगह पर आप बताइएगा, लेकिन इसके बाद जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, क्या बातें निकल कर आ रही हैं और किस प्रकार से वहां पर यह कार्रवाई जारी है? देखिए, फिलहाल हम खड़े हैं जयपुर के एमडी रोड पर, जहां पीएफआई का दफ्तर है। थोड़ी देर पहले यहां पे पीएफआई के जुड़े संगठन है वो लगातार विरोध कर रहे थे, एनआईए के खिलाफ विरोध कर रहे थे, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके संगठन के खिलाफ जो है संवैधानिक जो संविधान को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके संगठन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पीएफआई के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको बता देते, राजस्थान के अंदर से 2 लोग हैं, उनकी कंफर्म्ड अरेस्ट हो चुकी है। 4 लोग जो है उनको डिटेन किया जा चुका है। आपको पता, सबसे पहले जो एक्शन हुआ वो कोटा के सांगोद में हुआ, जब 4 बजे नावघाट मोहल्ले में जो है आसिफ मिर्जा, जो कि यहाँ के पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें जो है उनके यहाँ पे रेड करने के लिए गई थी एनआईए की टीम।
लेकिन फिर उसके बाद में जो है वहां के लोकल्स जो है वो प्रोटेस्ट करने लग गए। 6:30 बजे तक उनको सांगोद थाने में रखा। आसिफ के जो भाई आरिफ उनको डिटेन कर लिया था क्योंकि आसिफ मिले नहीं थे, तो आरिफ को डिटेन जब करा तो 2.5 घंटे तक सांगोद थाने पे जो विरोध प्रदर्शन चला, जिसके बाद में एनआईए ने पूछताछ करके छोड़ दी। सूचनाएं मिल रही है, सोर्सेज बता रहे हैं कि आसिफ जो कि राजस्थान के पीएफआई के प्रेसिडेंट है, उन्हें केरला से डिटेन किया गया है। दूसरी बड़ी जो सूचना आ रही है कि एसडीपीआई जो कि पॉलिटिकल आउटफिट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, उसके राज्य के सेक्रेटरी सादिक जो है, जिनकी 52 साल उम्र है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा एनआईए ने पीएफआई का जो जयपुर में दफ्तर है वहां पर भी सुबह रेड करी, वहां से कई कागजात और कई डॉक्यूमेंट्स जो है उसको सीज किया है। कंफर्म सूचनाएं जो आ रही है कि उदयपुर से भी 2 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी अपूर्वा जुड़ रहे हैं। जरा बताइए, कहा जा रहा है कि वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने निकले। अपूर्वा, कितनी गिरफ्तारियां वहां से हुई, या आंध्र प्रदेश में जो 5 गिरफ्तारियां हुई सभी यहां से हुई है, कहीं और से हुई है, और प्रोटेस्ट की फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल हम देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट इधर सब खत्म हो चुके हैं। हम एक चंद्रायन गुट्टा के पीएफआई ऑफिस के बाहर हैं। जैसे हम देख सकते हैं चंद्रायन गुट्टा के जो पीएफआई ऑफिस है, इसको पूरा सुबह 3 बजे से शुरू होके रेड्स जारी थी। हमें भी ये कहा गया है कि ये पूरा ऑफिस भी सील कर चुके हैं और एनआईए ऑफिशियल्स ने भी इस पीएफआई ऑफिस से जो लेके गए थे वो कई सारे चीजें सीज किए थे, जैसे कि पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और कई डॉक्यूमेंट्स को भी सीज करके गए थे। ये जो नोटिस छपा हुआ है इस ऑफिस के बाहर, ये पढ़ती है कि दिस प्रीमाइस हैज बीन लॉक्ड एंड सील्ड बाय द एनआईए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैदराबाद। द ओनर ऑफ दिस प्रीमाइस मे कॉन्टैक्ट ऑनरेबल एनआईए स्पेशल कोर्ट बिफोर रिलीजिंग और बिफोर ओपनिंग द सील। तो यही इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए नोटिस में, जब पीएफआई के जो चंद्रायन गुट्टा के ऑफिस है जहां हम बाहर है, ये सील भी लग चुका है। जब सुबह 3 बजे से शुरू होकर कई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जगहों में रेड्स हुई थी, और चित्तौड़ में जब रेड्स हुई थी 4 लोगों को डिटेन कर चुके एनआईए ऑफिशियल्स। इन 4 लोगों में से कई फ्रूट वेंडर थे और मामूली लोग थे जिनको पीएफआई वर्कर्स के तरफ से एनआईए ऑफिशियल्स ने उनको लेके भी गए थे। और हम ये भी देख सकते हैं कि चंद्रायन गुट्टा की जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको सील कर चुका है, और इस सील के बारे भी हम बात करेंगे। तो इसके पहले सुबह 3 बजे से शुरू होके इस ऑफिस में कई सारे रेड्स के डिटेल्स भी हमें आ चुके हैं, जैसे कि एनआईए ऑफिशियल्स ने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और कई तरह के इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स को भी लेके गए थे। फिलहाल के लिए कई जगहों पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड्स अभी भी जारी है। बिल्कुल अपूर्वा, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी लौटेंगे, आपसे अपडेट लेंगे कि वहां पर कैसे कार्रवाई चल रही है। लेकिन कुछ जानकारियां हमारे पास है, वो दर्शकों को दिखाते हैं। पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, छापे की बड़ी वजह क्या है? तो एनएसए गृह सचिव एनआईए के डीजी के साथ अमित शाह की फिलहाल एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, और इस बैठक में इस पर चर्चा भी चल रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है, दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा जो है उसे अब और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तीसरी बड़ी बात क्या है, दिल्ली लाए जा सकते हैं पीआईएफ के जो कार्यकर्ता जिन्हें हिरासत में लिया गया उन्हें दिल्ली लाया सकता है। कुल 11 राज्यों में छापेमारी हुई है और अब तक जानकारी के अनुसार 106 की गिरफ्तारी की पुष्टि हो रही है। हो सकता है इस गिरफ्तारी के आंकड़े में और ज्यादा इजाफा भी हो जाए। पीएफआई का अध्यक्ष जो है ओमा सलाम, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है, ये एक बड़ी जानकारी। इसके अलावा दिल्ली का जो उनका प्रमुख है परवेज अहमद, उसे भी आज शाहीन बाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर पर छापा पड़ा और यहां से गिरफ्तारी हुई। आधी रात से यानी मिडनाइट से यहां पर एनआईए का यह एक्शन जो था ये शुरू हुआ और लगातार ये एक्शन चल रहा है। गृह मंत्रालय ने रखी है पूरी नजर, एक एक चीज पर गृह मंत्रालय लगातार अपडेट ले रहा है और उससे जानकारियों के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। छापे के खिलाफ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रदर्शन चल रहा है, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो पीएफआई पर एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो 11 राज्यों में जारी है। 100 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब इसको लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया है। क्या बयान है, हम आपको सुनवाते हैं। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने
अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। पीएफआई की फंडिंग को लेकर के रेड्स हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में खासी सक्रियता रही है, जो अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं उसमें फंडिंग देखी गई है। तो यूपी पुलिस को अभी तक भनक इसकी नहीं लगी? आपको लगता है कि ये कहना कि भनक नहीं लगी है वो सही नहीं है, लेकिन पीएफआई निश्चित तौर से सिमी का बदला हुआ रूप है और वह बदले हुए रूप में तमाम देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनती है। तो आज एनआईए की जो छापेमारी है उसमें बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन उसके संबंध में छापेमारी के बाद जो भी विषय आएगा वो एनआईए के माध्यम से बताया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हैदराबाद में मैच होना है, लेकिन मैच से पहले टिकट को लेकर जबरदस्त तरीके से मारामारी मची हुई। तस्वीर देखिए आप, लोग कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो फैंस की जो ये उत्सुकता है, इसका असर ये हुआ कि भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। उसके बाद तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली, क्योंकि मारामारी की स्थिति हो गई। पुलिस प्रशासन देखिए कैसे लोगों को यहां पर उठाकर एम्बुलेंस में ले जा रहा है, क्योंकि भगदड़ वाली स्थिति बन गई थी। और सड़कों पर ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल भारत के दौरे पर है। T20 मैच की सीरीज चल रही है, एक मैच में भारत पीछे है, लेकिन उसके बाद भी फैंस का ये क्रेज बरकरार है और उसकी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि धक्का मुक्की मारामारी की स्थिति हुई। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं, कुछ लोग की तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में टिकट को लेकर यह मारामारी प्रशंसकों के बीच में, यहां पर भगदड़ वाली स्थिति, मारामारी की स्थिति, और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, उन्हें चोटें आई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की तस्वीर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से भारत का दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है। लेकिन इस मुकाबले के पहले यहां पर टिकट को लेकर जिस तरह से मारामारी मची, उससे कई लोग यहां पर गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये तस्वीर नजर आ रही है, ये व्यक्ति पुलिस वाला प्रतीत हो रहा है, जिसे उसके साथी यहां से उठाकर ले जा रहे हैं। कई आम लोग भी हैं जिन्हें भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, बेहोश हो गए कुछ लोग, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया फौरन उपचार के लिए। कांग्रेस में हलचल है। पार्टी के सामने दो सवाल हैं। पहला ये कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, और दूसरा ये कि अगर गहलोत को इसकी जिम्मेदारी मिली तो राजस्थान में कांग्रेस क्या करेगी। दोनों सवालों पर सस्पेंस कायम है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की लड़ाई में कौन कौन है, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ। एक नाम तो तय माना जा रहा है कि गहलोत दावेदारों में सबसे अहम है। दूसरा नाम शशि थरूर का है। गहलोत ने बुधवार को दिल्ली में सोनिया से मुलाकात की और इशारों में बता दिया कि वो बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं। नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ वो हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इतनी दरियादिली दिखाएगी कि राजस्थान का CM पद भी गहलोत का और पार्टी का अध्यक्ष पद भी गहलोत का? क्या पार्टी के लिए ऐसा कर पाना इतना आसान होगा? कानून क्या कहता है, कांग्रेस का संविधान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, कोई भी लड़ सकता है, डेलीगेट होना चाहिए। सिर्फ डेलीगेट होना जरूरी है किसी भी पद पे रहते हुए कर सकते? नहीं। अभी तो कांग्रेस में संभावनाएं तलाशी जा रही है, लेकिन खबर ये भी है कि सोनिया से मुलाकात में गहलोत ने इस संकट से पार्टी को उबारने का मंत्र भी दिया है। जानकारी के मुताबिक गहलोत ने माना कि वो अध्यक्ष बनने को तैयार है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सूरत में
गहलोत ने राजस्थान के सीएम के तौर पर सीपी जोशी के नाम का प्रस्ताव सोनिया के सामने रखा है। जोशी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। खबर ये भी है कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन गए तो भी वे फरवरी तक सीएम पद संभालें और अपनी सरकार का आखिरी बजट पेश करें। बीते वक्त में सीपी जोशी और अशोक गहलोत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन सच ये भी है कि दोनों गांधी परिवार के करीबी हैं और 2020 में गहलोत के खिलाफ बगावत के बाद 19 विधायकों को अयोग्य करने का नोटिस सीपी जोशी ने ही थमाया था। ऐसे में गहलोत का ये दाव हैरान करने वाला है। इन सब के बीच आज अशोक गहलोत कोच्चि दौरे पर है, जहां राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। दोनों दोपहर में मीडिया के संबोधन में भी मौजूद रहेंगे। आज ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस का सर्वमान्य फैसला क्या होता है। कोच्चि से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ जयकिशन शर्मा, जयपुर आज तक। देश के 11 राज्यों में पीएफआई एसडीपीआई पर एनआईए एक्शन पर है और लगातार इस पर एक्शन हो रहे हैं। हालांकि सबके बीच में एसडीपीआई ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एसडीपीआई ने त्रिवेंद्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है। एसडीपीआई का यह आरोप है कि सरकार अपने विचार सभी पर थोपना चाहती है। पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों का कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि एनआईए के सबसे बड़े छापे के बाद पीएफआई कार्यकर्ता कई राज्यों में प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं। त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भी झड़प हुई है। कुन्नूर और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन देखने को मिले। बेंगलुरु में बड़ी तादाद में पुलिस को सड़कों पर तैनात किया गया है। तो ये 8 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पूर्णिया, पुणे, हैदराबाद और इन 8 जगहों पर छापेमारी जो है वो आधी रात के बाद से शुरू हुई। तो 8 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों में एक गाजीपुर के ए ब्लॉक इलाके का रहने वाला वसीम है। वसीम लखनऊ में 2 साल पहले सीएए एनआरसी के दंगों में भी गिरफ्तार किया गया था। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय की जो एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। ये एक बड़ी जानकारी आई है। एनआईए की छापेमारी को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी और अमित शाह की अधिकारियों के साथ ये बैठक जो थी ये खत्म हो गई। इस बैठक में गृह सचिव, एनएसए और एनआईए के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो शामिल थे। एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। तो एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय में बैठक जो है वो खत्म हो गई है और यहां पर कहा जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री, गृह सचिव, एनएसए, एनआईए के तमाम जो आला अधिकारी थे वो शामिल थे। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय की बैठक कहा जा रहा है खत्म हो गई। जरा एक बार दर्शकों को बताइए कौन कौन इस बैठक में शामिल था और क्या क्या बातें हो सकती हैं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई हैं जिन पर चर्चा हुई होगी इस गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक में। देखिए शुभांकर, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल के साथ साथ एनआईए के डीजी, आईबी चीफ और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में उन तमाम चीजों पर चर्चा की गई जिसमें आपको बता दें कि जो आज एनआईए का रेड पैन इंडिया पड़ रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के, जिसमें से 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 10 राज्यों में 106 जगहों पर एनआईए ने ये छापेमारी की। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई और सूत्र बताते हैं कि जो तमाम जो इसमें प्रूफ और एनआईए के पास जो तमाम दस्तावेज इस छापेमारी में मिले हैं उसकी जानकारी एनआईए डीजी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन रात में किया गया। 1 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद 5 बजे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद सारे अधिकारी और जो एनआईए की रेड टीम है वो अब वापस लौट चुकी है। किस तरीके से इन लोगों को जिनको की गिरफ्तार किया गया है, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इनके लिंक किस तरीके के हैं। तो इन तमाम चीजों की चर्चा इस बैठक में हुई। साथ ही आने वाले दिनों में सूत्र बताते हैं कि जो
अलग अलग राज्यों की तरफ से मांग की गई थी कि इनके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया जाना चाहिए, उस पर भी आने वाले समय में चर्चा हो सकती है और कदम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। लगातार आप भी नजर बनाए रखिए। इधर लखनऊ की खबर जो हमने आपको बताई थी, जहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर AA ब्लॉक इलाके का वसीम है और 2 साल पहले CA NRC के दंगों में भी इसे गिरफ्तार किया गया था। इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टीम यहां पर करीब सुबह 4 बजे यहां पर पहुंची और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि वसीम उर्फ बबलू नामक ये युवक है जो अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ PFI के कनेक्शन में आज NIA ने छापेमारी की है और देश के तमाम हिस्सों में छापेमारी की गई। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक घर वसीम नामक युवक का है। ये राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के A ब्लॉक का इलाका है, जहां पर वसीम रहता है अपने पूरे परिवार के साथ, जिसको कि UP ATS और NIA की ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी लवकुश नगर से भी गिरफ्तार किया गया बताया जा रहा है। इनके पास से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए इनको जो फंड मिल रहा था वो हवाला का इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, जो अभी UP ATS और NIA के जो टीमें वसीम से पूछताछ कर रही हैं, माना जा रहा है कि कुछ अन्य भी गिरफ्तारियां होंगी। जब CA NRC का जो फसाद हुआ राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, उसमें वसीम का नाम आया और उसके बाद से वसीम लगातार NIA और ATS के रडार पर था। और अब जब PFI के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए NIA ने पूरे देश में छापेमारी की और उसके बाद से अब वसीम की भी गिरफ्तारी की गई है। इधर NIA की गिरफ्त में आए वसीम के पिता एक टेलर हैं, जिनकी बाजार में दुकान है। वहां आसपास के लोगों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, हम आपको सुनाते हैं। PFI के कनेक्शन में NIA ने जो देश भर में छापेमारी की, उसमें लखनऊ में भी एक घर से छापेमारी करने के बाद वसीम नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। वसीम के पिता पेशे से टीलर हैं और उनकी दुकान ये गाजीपुर के भूतनाथ मार्केट में सन डोमिनिक के सामने की गली में है। ये S टेलर्स ये दुकान है उनके परिवार की। जो वसीम के पिता सलीम हैं, उनका नाम बताया जा रहा है, उन्हीं के नाम पर शायद ये S टेलर्स के नाम से है। ये भूतनाथ मार्केट की ये दुकान है और पड़ोस में एक और दूसरे टेलर हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। ये दुकान, ये वसीम जो है, जिसको ये उनके पिता बैठते थे कि वसीम भी बैठता था, क्या है ये? वही सलीम बैठते थे। वसीम जिसको आज पकड़ा गया है, ये वसीम पहले भी इसको पकड़ा जा चुका CA? नहीं मालूम तो। इसके यहाँ दुकान पे आता था बहुत कम, कभी कदार कोई सब्जी लेने आता था, वरना नहीं। यहाँ वो काम नहीं करता था। अच्छा, इस पे दुकान पे और कौन कौन बैठता है? सलीम बैठते हैं, उनके बाप। उनके बाकी के कितने बेटे हैं, कौन कौन बैठता था? बस वही बैठता था, सलीम ही बैठते हैं। हाँ, वसीम नहीं आता? नहीं, वसीम नहीं आता था। कैसा व्यवहार? कभी जैसे वसीम कभी आता भी था तो कभी बातचीत आप लोगों से होती थी? कैसे? हम लोग से बातचीत नहीं थी, आ गया तो दुआ सलाम होगी, नहीं वरना नहीं है। हाँ, वो नहीं ज्यादा बातचीत करता था। बातचीत ज्यादा नहीं करता? नहीं, दुआ सलाम हो जाती थी, बस आ गया सलाम कर लिया, बस खत्म। उनके पिता का कैसा? पिता सही है, यहाँ बैठते थे, दुआ सलाम थी, बस और कोई नहीं। हाँ, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। उनका क्या काम था? उनका सिलाई काम है, मेरा कढ़ाई काम है। ये सलीम की दुकान है। सलीम यानी कि वसीम के पिता, जिनका ये दुकान होती थी। कभी कभी वसीम भी आता था। वसीम जब भी आया तो उसने पड़ोसी के नाते, पड़ोसी जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत जरूर करता था, लेकिन कम करता था। अब NIA ने वसीम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वसीम का नाम CA NRC के दंगों में भी आया था, उस समय भी वसीम को गिरफ्तार किया गया था। अब जब CA NRC में जो फंडिंग का जो कनेक्शन सामने आया है, उसमें NIA ने देश भर में छापेमारी की है। उसी कड़ी में एक हिस्सा वसीम से जुड़ा और उसके बाद वसीम को गिरफ्तार किया गया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कहीं अपराध हो, उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही। पर इतना आग्रह है सरकार से,
जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए? मुझे लगता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन है, ये संगठन आतंकवादियों से संबंधित है। संगठन चलाने में हमारा विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। जिस तरह एनआईए और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवादियों के सपोर्ट से मतलब ये आतंकवाद फैलाने की भूमिका लेना अच्छी बात नहीं है। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर जंग शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे करवाया जाएगा। यह सर्वे इसलिए ताकि मालूम चल सके कि सार्वजनिक संपत्तियों का कहीं वक्फ के नाम पर कब्जा तो नहीं किया गया। सरकार के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत धधक उठी है। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वक्फ के नाम पर बंजर जमीन हथिया ली, ऊसर जमीन पर कब्जा कर लिया, भीटा जमीन पर अपना हक जमा लिया, उनकी अब खैर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ के नाम पर हथियाने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश रद्द कर दिया है और वक्फ की जमीनों का सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। गरीब मुसलमान को जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो श्री अखिलेश जी या अन्य कोई नेता हो, वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन इन लोगों के विरोध की परवाह नहीं है, हमें गरीब मुसलमानों की परवाह है, जिनको दोनों समय का भोजन, जिनको रहने का स्थान, जिनको जो ज़रूरत है उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध हैं। वो भाजपा की सरकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान स्थान देते हुए और सबके जीवन को खुशहाल बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। बीजेपी कह रही है कि सर्वे से गरीब मुसलमानों की बेहतरी के रास्ते खुलेंगे और यही शिया वक्फ बोर्ड भी कह रहा है। तो ये पूरा प्रकरण जो है वक्फ संपत्तियों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए है। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ये चाहती है कि जो वक्फ संपत्तियां हैं, जो ये अल्पसंख्यकों का इतना बड़ा लैंड बैंक है, जिसको पूर्व में किसी भी सरकार ने जो है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और अवैध कब्जे हो गए और राजस्व अभिलेखों में जो है हेरा फेरी करके लोगों ने बड़े पैमाने पे वक्फ संपत्तियों पे कब्जा बना लिया और भूमाफिया इसके ऊपर जो है काबिज हो गए। तो सरकार चाहती है कि ये अल्पसंख्यकों का लैंड बैंक है और इसका बेहतर मैनेजमेंट हो, इससे होने वाली आय उनके ऊपर लगे। मगर योगी सरकार का ये फैसला चुभ गया है मुस्लिम धर्म गुरुओं को।
जो सर्वे है वक्फ का, इसमें 70% वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नाजायज कब्जे में है, माफियाज के पास है, और उसके बाद खुद गवर्नमेंट के भी कब्जे हैं उसकी जमीनों के ऊपर। लिहाजा ये सर्वे से ये अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ 30% जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड के पास रह गई हैं, 70% उनके कब्जे निकल चुकी है। सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु ही नहीं, देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का एक सुर में विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यह फैसला गैर कानूनी है, सरकार मुसलमानों की जमीनें छीनना चाहती है। कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं और कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है, तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को, और आपका इंटेंशन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। ओवैसी आगे कहते हैं कि ये मुस्लिमों को डराने वाला फैसला है। अगर वक्फ की जमीनों का सर्वे करा रहे हैं तो फिर मठों की जमीनों का भी सर्वे कराया जाना चाहिए। और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की, कि इनको बस तंग करते रहो, इनको सुकून से रहने मत दो, और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। समाजवादी पार्टी के सांसद का मानना है कि यह मुस्लिमों को खौफजदा करने वाला फैसला है, ताकि 2024 में बीजेपी को मुस्लिमों का वोट मिल सके। भाई तुमने मदरसों को देख लिया अभी जांच करके, अब वक्फ को कर लो। हम कब मना कर रहे हैं? हम इससे डरते नहीं कि तुम जांच कराओ जांच, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए, कि मुसलमान मतलब ये डर जाए, खौफजदा हो जाए, आने वाले सन 24 का इलेक्शन है वो हमें वोट दे दे। फैसला यूपी सरकार का है, मगर महाराष्ट्र में भी इस फैसले की गूंज सुनाई दी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस फैसले को समाज को बांटने वाला फैसला कहा है। और ऐसे इश्यूज पर ध्यान देकर मदद के लिए तो अच्छा है, पर बिना मदद एक समाज में एक डिस्टेंस करने की कोई कोशिश करते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ जमीन है। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वो तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। और योगी सरकार कह रही है कि जिन लोगों ने अनैतिक तरीके से जमीनों पर कब्जा जमा रखा है, उनसे ये जमीनें वापस लेकर गरीब मुसलमानों की मदद की जाएगी। अब मदरसों के बाद यूपी में वक्फ की जमीन पर जंग शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।